नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का हमने जो सीरीज शुरू किया था उसका दूसरा वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को और कॉन्सेप्ट्स को। पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, उसमें संविधान से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। तो हम इसमें जानेंगे कि संविधान होता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है ये है क्या। तो संविधान नियमों और विधियों का संकलन है, ये कलेक्शन है रूल्स और लॉज का। यह वह आधार है जिससे किसी देश की राज व्यवस्था का संचालन होता है। किसी भी देश का शासन संविधान से चलता है। यह देश की सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ा कानून है। हमारे देश में भी संविधान सबसे ऊपर है। अब संविधान से रिलेटेड 3 वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे: संवैधानिक, गैर संवैधानिक जिसको वैधानिक भी कहते हैं, और असंवैधानिक। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, इन तीनों वर्ड्स में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, स्पेशली गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में। दोनों को एक ही समझ बैठते हैं सभी। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। संवैधानिक से क्या मतलब है? तो ऐसी संस्थाएं या प्रावधान जिसका उल्लेख स्वयं भारत के संविधान में किया गया है, तो वो संवैधानिक कहलाता है। इस संस्थाओं और प्रावधान की शक्ति का स्रोत क्या है, कहां से पावर मिलता है इसको? तो संविधान में वर्णित अनुच्छेदों से, आर्टिकल से। संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उससे इसको पावर मिलता है। उदाहरण देखिए संवैधानिक संस्थाओं के, इसमें कौन कौन से आते हैं? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, यूपीएससी है। ऐसी संस्थाएं जिसका उल्लेख संविधान में किया गया था उसको संवैधानिक कहते हैं। अब आता है गैर संवैधानिक या वैधानिक। ठीक है, तो ये जो है संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान सम्मत ही है। नाम से लग रहा है। और गैर, गैर मतलब यहां एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का बात हो रहा है। गैर संवैधानिक मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद ने कानून बनाकर या कार्यकारी आदेशों द्वारा इसका निर्माण किया है। मतलब ये संविधान के सम्मत है, संविधान के अनुरूप कार्य करता है। शक्ति का स्रोत क्या है इसका? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम, एक्ट। एक्ट को भी जानेंगे क्या होता है, अधिनियम, विधेयक, ये सब क्या होता है, आगे देखेंगे उसको भी। अब गैर संवैधानिक संस्थाओं के उदाहरण देख लीजिए। नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये सब क्या है? गैर संवैधानिक है, वैधानिक है। ठीक है, कुछ बातों को और जानते हुए चलते हैं। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब ये समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह पर अब नीति आयोग काम कर रहा है। योजना आयोग का क्या करता है? हमारे देश में जो भी योजनाएं चलती थी, जो पॉलिसीज चलती थी, उसका निर्माण करना था। अब वो काम कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। तो योजना आयोग का निर्माण किया गया था 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 से इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। कभी कभी एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा इसको। अब आता है असंवैधानिक। असंवैधानिक जो है ना, ये इलीगल होता है, मतलब जो संविधान के प्रावधान के खिलाफ हो, जो संविधान से सम्मत नहीं हो, ये अवैध है, गैर कानूनी है, इलीगल है। ठीक है, तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, ये उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सरकार को। ठीक है, सरकार 3 स्तर पर होते हैं। एक केंद्र स्तर पर, केंद्रीय सरकार जो होते हैं, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, 3 स्तर पर होते हैं। सरकार के अंगों की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका या विधायिका या विधानमंडल कहते हैं इसको। दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका या विधायिका, जनरली आपको विधायिका देखने को मिलेगा, तो ये नाम याद रखिएगा। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है विधान बनाना, मतलब कानून बनाना। तो ऐसी संस्थाएं जो कानून बनाती है उसको बोलते हैं विधायिका। और कार्यपालिका का क्या कार्य है? तो जो कानून बना है उसको लागू करना। तो ऐसी संस्थाएं जिसका काम कानून को लागू करना है उसको कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका भी 2 तरह के होते हैं। एक राजनीतिक, जो कि अस्थायी होता है, जो हमारे मंत्री लोग होते हैं, मंत्री परिषद जो भी है, वो राजनीतिक या अस्थायी कैटेगरी में आता है। कार्यपालिका दूसरा है जो प्रशासनिक या स्थायी है, मतलब जो नौकरशाह है, जो प्रशासन है हमारा, वो स्थायी होते हैं। तो कार्यपालिका अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के हैं। तीसरा अंग है सरकार का न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है? ये ऐसी संस्था है जो विवाद होने पर न्याय करे। हमारे कोर्ट्स होते हैं, ये न्याय करते हैं। अब केंद्रीय स्तर पर सरकार को देखते हैं, इसका स्वरूप क्या है? तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम सब जान चुके हैं। अब देखिए, विधायिका केंद्र स्तर पर कौन है? तो संसद है। संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा।
कार्यपालिका हमने देखा था कि राजनीतिक या अस्थायी होता है और एक प्रशासनिक या स्थायी होता है। तो अस्थायी में जो मंत्री वगैरह होते हैं वो शामिल होते हैं। तो केंद्रीय और अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका को देखें तो इसमें कौन कौन है? तो केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि ये केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं। और केंद्र स्तर पर न्यायपालिका में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे बड़ा न्यायालय है हमारे देश का। कहां है? तो नई दिल्ली में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए थे वो किन किन सेवाओं का किया गया था? तो प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा, ये तीनों नाम याद रखिएगा। जो हमारे मूल संविधान में वर्णित था ये तीनों था, प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा। केंद्रीय स्तर पर देख लिया हमने। अब प्रांतीय स्तर पर सरकार के स्वरूप को देखते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रांतीय स्तर पर विधायिका कौन होता है? तो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल। इसमें दो सदन हो सकते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा निचला सदन हुआ, विधान परिषद उच्च सदन हुआ। केंद्र में जैसे लोकसभा निम्न सदन था वैसे राज्य में विधानसभा निम्न सदन है। लेकिन विधान परिषद सारे स्टेट्स में नहीं है, ये बस 6 राज्यों में है, जो कि है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है राज्य स्तर पर? तो राजनीतिक या अस्थायी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। और प्रशासनिक या स्थायी में प्रांतीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए भैया, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र स्तर में भी था और राज्य स्तर में भी है। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रशासित वे प्रमुख सिविल सेवाएं हैं जिनके अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसका चयन कौन करता है? यूपीएससी करता है। इसमें आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा और आईएफओएस भारतीय वन सेवा शामिल है। न्यायपालिका में कौन होता है राज्य स्तर पर? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। ये जनरली राज्य के राजधानियों में होता है। स्थानीय स्तर पर सरकार दो तरह के हैं, एक पंचायती राज जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है और नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में मिलता है। इन पर हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कुछ और टर्म्स को, जिसमें है संविधान और संविधानवाद। संविधान हम देख चुके हैं कि ये नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधानवाद क्या होता है? तो संविधानवाद से तात्पर्य है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन या मनमाने शासन का विरोधी है। अब हमारे संविधान में कई सारे अनुच्छेद हैं, उसको हम पढ़ते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए 19(1)(a, ये क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि ये जो 19 है इसको बोलते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल। और उसके बाद जो आता है ये है परंतुक, क्लाउज। और ये जो है ए, ये है उपपरंतुक, सब क्लाउज। इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, इस तरह पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब अनुसूची क्या होता है? अनुसूचियां, शेड्यूल्स। तो संविधान को बेतरतीब होने से मतलब बिखरने से बचाने के लिए अंत में जोड़ी गई है, कुछ लिस्ट जोड़े गए हैं, उसी को अनुसूची कहते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब टोटल 12 अनुसूचियां। करंट में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर्टिकल 1 की व्याख्या पहली अनुसूची करती है। अब आर्टिकल 1 में ही हम लिख देंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में जानकारी लिख देंगे तो संविधान बहुत बेतरतीब हो जाएगा। इसलिए इन सबको अंत में जोड़ दिया गया है अनुसूची बनाकर। वहां पे हम डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 की व्याख्या पहली अनुसूची करती है। 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची इसमें शामिल है। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने विधेयक और अधिनियम, बिल और एक्ट। बिल और एक्ट ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। तो बिल क्या होता है? बिल एक कच्चा कानून है। ठीक है, ये एक प्रस्तावित कानून है, इसको पेश किया जाता है विधायिका में। मतलब जब कुछ आप ड्राफ्ट पेश करते हैं कि हम इसको कानून बनाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं बिल। केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, यहां पेश किया जाता है। और राज्य स्तर पर विधानसभा में, और जहां जहां विधान परिषद है वहां पर। अब अधिनियम क्या है? तो अधिनियम एक पारित कानून है, मतलब ये पक्का कानून है। जब विधेयक यहां विधानमंडल से पास हो जाता है,
विधानमंडल से पास होकर ये राष्ट्रपति के पास जाता है या राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? एक्ट। तब उसको लागू किया जाता है। बिल ही आगे चलकर क्या बनता है? एक्ट, जब इसको सहमति मिल जाता है, साइन हो जाता है इस पर। तो विधेयक अधिनियम में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा उम्मीद। अब जानते हैं बहुमत क्या होता है, मेजोरिटी क्या होता है। मानिए 10 लोग हैं यहां पर, ठीक है, इसका आधा कितना हुआ? 5। अगर 6 लोग बोल दे कि हम लोग आज पार्टी करेंगे तो मेजोरिटी हो गया। मतलब क्या? कुल संख्या के आधे से अधिक संख्या अगर बोले किसी पक्ष में तो वो मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी 3 प्रकार के हैं, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत को बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, और विशेष बहुमत को स्पेशल मेजोरिटी। एक एक करके देखते हैं तीनों को क्या क्या है, क्या डिफरेंस है तीनों में। तो सबसे पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? तो मतदान के समय उपस्थित और वोट डालने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, ठीक है। मतदान के समय जो उपस्थित रहते हैं और वोट डालते हैं उनमें से 50% से ज्यादा अगर दे दिया किसी पक्ष में तो वो बहुमत है। मतलब मानिए अगर 100 सदस्य हैं, ठीक है, 100 सदस्य हैं तो कोई भी चीज पास कराने के लिए या जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 51। 100 का आधा कितना हुआ? 100 का आधा हो गया आपका 50, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 51। 51 अगर वोट आपके पास हैं तो आप बहुमत में हैं, साधारण बहुमत के अनुसार, ठीक है। अब दूसरा है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका क्या अर्थ है? तो तत्कालीन या प्रभावी सीटों का 50% से अधिक। अब प्रभावी सीट है क्या? तो प्रभावी सदस्य संख्या होता है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति, वैकेंसी। मतलब अगर 100 सदस्य हैं, यहां पर 100 सदस्य हैं और मानिए 20 सदस्य उसमें से 10 की मृत्यु हो गई और 10 इस्तीफा दे दिया, तो 20 रिक्त हो गया पोस्ट, तो कितना बच गया? 80, ठीक है, 80 बच गया। तो यही हुआ आपका प्रभावी सदस्य संख्या 80। सीट तो हमारे पास 100 है, लेकिन उसमें क्या हुआ? 10 मर गया, 10 इस्तीफा दे दिया, तो 80 ही बचा। तो 80 हमारा क्या हुआ? प्रभावी सदस्य संख्या। समझ में आया? तो रिक्तियां कैसी होती है? मृत्यु, इस्तीफा और किसी कारणवश होता है। तो अब मानिए कि 80 सीट है, तो प्रभावी बहुमत कितना हो गया? तो 80 का आधा कीजिए, 50%, 40 हुआ, और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? अगर 41 लोग पक्ष में हैं तो वो प्रभावी बहुमत हो जाएगा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो विधायी सदनों के पदाधिकारियों को हटाने के लिए लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। इससे राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति को इसी बहुमत का प्रयोग करके हटाया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विशेष बहुमत पे। तो जो ना साधारण बहुमत है और ना ही प्रभावी बहुमत है, वो कौन है? विशेष बहुमत है। टाइप 1 विशेष बहुमत देखिए क्या होता है। इसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शामिल है। मतलब 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। साधारण बहुमत में हमने क्या देखा था? साधारण में 50% होना चाहिए, 50% + 1 इतना होना चाहिए था। लेकिन विशेष बहुमत में टाइप 1 में क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शामिल होता है। 2 आर्टिकल्स में इसका उपयोग किया जाता है, आर्टिकल 249 और 312, 249 और 312। आर्टिकल 249 क्या कहता है? तो राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव, और टाइप 1 वाले विशेष बहुमत से अगर पारित हो गया तो काम हो गया। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से संबंधित है। अब इस बहुमत का उदाहरण देख लीजिए। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है, जैसा कि अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। मानिए 150 सदस्य उपस्थित है। यहां पे क्या कहा गया? उपस्थित और मतदान करने वालों का। तो 150 सदस्य उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, तो 150 का 2/3 कितना हुआ? 100। मतलब क्या हुआ? 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए विशेष बहुमत के लिए, टाइप 1 वाले विशेष बहुमत के लिए। अब टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 जो है टाइप 1 से एक कदम आगे चल रहा है। इसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, एवं साथ में एक और कंडीशन है, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इसका प्रयोग किया जाता है जज को, कैग को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, और संविधान संशोधन विधेयक जो कि संघीय ढांचे को प्रभावित ना करे उसको पास करने के लिए। अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, ठीक है।
कैग का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब टाइप 2 वाले विशेष बहुमत का उदाहरण देख लीजिए। वर्तमान लोकसभा सीट कितने हैं? 543। 543 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 272। 271.5 होता है, लेकिन अब आधा आदमी तो नहीं गिन सकते ना, 272 रखते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब क्या, 272 सदस्यों का समर्थन चाहिए। टाइप 2 वाला विशेष बहुमत क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 होना तो चाहिए, उसके बाद कुल सदस्य संख्या का आधे से कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप सिनेरियो 1 देखते हैं। मानिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं? 450। तो 450 का 2/3 कितना हो गया? 300, ठीक है। तो 300 तो है, और क्या कह रहा है कि कुल सदस्य संख्या का आधा से भी कम नहीं होना चाहिए। तो आधा कितना है? 272, मतलब 272 से 300 ज्यादा है। 300 272 से ज्यादा है, मतलब क्या, ये बहुमत सिद्ध हो जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा। अब दूसरा परिदृश्य देखिए, दूसरा सिनेरियो देखिए, सिनेरियो बी। इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं 300, ठीक है। 300 का 2/3 कितना हो गया? 200। अब यहां 200 तो है, और क्या बोलता है? कुल सदस्य के आधे से कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहां तो 200 272 से कम हो गया, 200 272 से कम हो गया, मतलब क्या, बहुमत नहीं सिद्ध होगा, विधेयक पास नहीं होगा, पारित नहीं हो पाएगा। अब टाइप 3 का विशेष बहुमत देखिए, यह सबसे हार्ड होता है, सबसे कठोर है ये। इसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो अब देखिए, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? 543, और राज्यसभा में 245। लोकसभा का 543 का 2/3 करेंगे तो कितना हो गया? 362, और 245 का 2/3 करेंगे तो 164। मतलब लोकसभा में 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये वाला बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो उम्मीद है बहुमत के प्रकार को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म है कोरम या गणपूर्ति। ये होता क्या है? तो सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति, एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर उपस्थित होने चाहिए किसी सदन में उसकी कार्यवाही को शुरू करने के लिए। भारत में यह है 10%, मतलब कुल सदस्य संख्या का 10%। मानिए अगर 100 मेंबर हैं किसी सदन में, तो अगर 10 मेंबर आ जाते हैं तो सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हिप या सचेतक। ये क्या होता है? तो ये एक ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। इसके दो अर्थ हैं। पहला है कि एक राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों, एमपी या एमएलए को जारी अनिवार्य निर्देश, मुख्यतः मतदान के संदर्भ में ही ये जारी किए जाते हैं। दूसरा है इसे जारी करने वाला पदाधिकारी, पदाधिकारी को भी व्हिप ही कहते हैं। व्हिप के प्रकार देख लीजिए। 1 लाइन व्हिप, ये कब किया जाता है? तो सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। 2 लाइन व्हिप, ये मतदान के दौरान सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देता है, मतलब अगर आज मतदान है तो आपको सदन में उपस्थित रहना है। 3 लाइन व्हिप क्या कहता है? तो महत्वपूर्ण मामलों में पार्टी के पक्ष में अनिवार्य रूप से वोट करने का सख्त निर्देश, मतलब बोला जाता है कि आपको पार्टी के पक्ष में ही वोट करना है। ये 3 लाइन व्हिप के अंतर्गत। अगर कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो पार्टी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जिसमें दल बदल कानून के अंतर्गत यानी 10वीं सूची के अंतर्गत उसकी सदस्यता रद्द होने तक का जोखिम भी शामिल है। जनरली तो नहीं करता है रद्द, लेकिन ये जोखिम शामिल है, रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है श्वेत पत्र। क्या होता है? तो किसी विषय के सभी पहलुओं, सभी पक्षों की व्यापक जानकारी देने वाला दस्तावेज, ये कहलाता है श्वेत पत्र। तो हमने इस वीडियो में बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत काम आने वाले हैं और एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी देखते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है इसमें से? तो हम जानते हैं संविधान नियमों और विधियों का संकलन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो संविधान नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान को देश की सर्वोच्च विधि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी कानूनों का आधार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था का उदाहरण है? संवैधानिक संस्था का उदाहरण मतलब क्या? जो संविधान में जिसका वर्णन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग। गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था का सही उदाहरण कौन सा है?
निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग या नीति आयोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नीति आयोग, ऑप्शन डी। नीति आयोग संविधान में वर्णित नहीं था, इसे कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रिजोल्यूशन द्वारा बनाया गया है। कब स्थापना किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन ए। अब इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो वो असंवैधानिक है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्र स्तर पर विधायिका कौन है? तो संसद है, ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्र में न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान कौन है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। विधान परिषद किन राज्यों में है? कितने राज्यों में है? सभी राज्यों में, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, केवल 6 राज्यों में, केवल 10 राज्यों में? सही आंसर ऑप्शन सी, 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का चयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बच्चा बच्चा जानता है आजकल, यूपीएससी, ऑप्शन सी। संविधानवाद का अर्थ है, संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार शासन चलाना, ऑप्शन बी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 12 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य शक्तियों के वितरण से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसी के तहत है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं आती है। टोटल 22 भाषाओं को प्राप्त है ये दर्जा। मूल संविधान में 14 थे, अब 22 है। विधेयक यानी बिल का क्या अर्थ है? तो बिल का अर्थ है प्रस्तावित कानून। अब पारित कानून को क्या बोलते हैं? एक्ट। अधिनियम कब बनता है? जब विधेयक पास होकर राष्ट्रपति की सहमति पाले, तो उसको बोलते हैं एक्ट। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, यानी 50% प्लस 1। कोरम भारत में कितना प्रतिशत होता है? तो 10%, ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए कुल सदस्यों का 10% उपस्थित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए चाहिए हमको विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत चाहिए, वो भी सबसे कठोर, सबसे हार्ड वाला। तो कौन सा है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट भी कीजिए भाइयों।